मेरे साथ अभी एडवोकेट रमेश घाक सर हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पूरी लाइफ स्टोरी है घाक सर की। बिकॉज मोस्ट ऑफ द एडवोकेट्स हु कंप्लीट देयर प्रैक्टिस स्टार्ट एज ए लॉयर एंड देन दे प्रैक्टिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। आज 23 इयर्स हो गए उनके प्रैक्टिस को। लास्ट 11 बरस से वो नोटरी भी हैं। बट अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें ये है दैट घाक सर started as a canteen boy in the canteen of the court, और वहां से उठ के उन्होंने जो परिश्रम किए, उन्होंने जो अथक मेहनत की, उसके बाद वो लॉयर बने और 23 इयर्स से बहुत सक्सेसफुली वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि अगर एक आदमी ठान ले कि मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो किस तरह से वो अपनी हर डिफिकल्टीज को ओवरकम करता है। सो बातचीत करेंगे घाक सर से और जानेंगे उनका एक पूरी लाइफ हिस्ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम हिज बर्थ एंड देन 23 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, 11 इयर्स ऑफ नोटरी। घाक सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए यहाँ पे हमारे लिए। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारा ये इंटरव्यू हम 2-3 सेगमेंट में कर रहे हैं, टप्पे में। तो पहले मुझे ये जानना है कि आपका जन्म और आप मुंबई तक आए, ये जो स्पैन है, ये क्या स्पैन है? मैं रायगढ़ जिला में तला तालुका, उसके बाजू में एक 5-6 किलोमीटर अंतर में वानस्ते करके एक गांव है। वो गांव में वहाँ मेरा जन्म हुआ और वहीं से मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो गई। एक्चुअली मेरे गांव में वैसा पाठशाला नहीं थी, तो मुझे पढ़ना था, मगर कहाँ पढ़ेंगे तो बाजू के गांव में जाना पड़ता था। वहाँ केलसी करके एक गांव था, तो वहाँ मैंने पहली स्टैंडर्ड से 4th स्टैंडर्ड तक वहाँ पढ़ाई की। और ये पढ़ाई पूरा होने के बाद फिर सेकेंडरी स्कूल जाने के लिए हमारे नज़दीक स्कूल नहीं था, हाई स्कूल नहीं था, इसलिए मैं बाजू के तला करके तालुका का गांव है, वहाँ हाई स्कूल है, वहाँ एडमिशन लेना चाहता था। मगर मेरे घर की जो परिस्थिति थी वो इतनी अनुकूल नहीं थी जो आगे के पढ़ाई के लिए। मेरे पिताजी गांव में खेती करते थे, एक छोटी सी जमीन है और वो गांव में किसान थे और उसी के ऊपर उनका गुजारा चलता था। जो भी खेत में फसल आती थी उसमें से अपने खाने के लिए रखने का और उसमें से थोड़ा बेच के अपना घर का खर्चा चलाने का, ऐसा उनका कंडीशन था। फिर भी मेरे बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करना चाहिए, ये उनके दिल और दिमाग में पहले से बैठा था। इसलिए उन्होंने कुछ भी सोचा नहीं कि नहीं, तुम्हें तो वो सामने वाले तला हाई स्कूल के स्कूल में एडमिशन लेना है। और मुझे वहाँ हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया उन्होंने और मैं वहाँ स्कूल में जाने लगा। मेरे गांव से 5-6 किलोमीटर अंतर वो तला तालुका का था। और रोज सुबह चलते जाने का 6 किलोमीटर और शाम को चलते घर में आने का। थकावट तो होती थी मगर दिल में पढ़ाई की तमन्ना थी। तो अगर दिल में तमन्ना है तो कोई भी संकट आए, कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आए तो उसके ऊपर मात कर सकते हैं। वो मेरा गांव और जो हाई स्कूल है उसके बीच में एक छोटी सी नदी थी। वो नदी क्रॉस करके जाने के लिए जब बारिश का सीजन चालू होता था तो उसके ऊपर ब्रिज नहीं था, तो कभी कभी नदी में चेस्ट के इतना, गले के इतना पानी भरता था। वहाँ से इतना पानी में से, नदी में से चलते चलते नदी क्रॉस करके जाना पड़ता था। और कभी तो अगर ज़्यादा बारिश गिरा और महापुर आया तो पूरा नदी भर जाती थी। तो उस टाइम में फिर तैर के जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था, मगर तैरने के लिए मुझे बचपन से आदत थी। तो मेरा किताब विताब सब उधर किसी स्कूल में किसी दोस्त के पास, फ्रेंड के पास रखता था और कपड़ा हाथ में लेके उस महापुर से मैं तैरते तैरते अपना घर में जाता था।
और ये मेरा तैरने का आदत है ना, वो बचपन से था, इसलिए मेरे को पंचक्रोशी में सब लोग अच्छा तैरने वाला छोकरा करके मुझे पहचानते थे। और ये इस ढंग से मेरी वहाँ 5th से मतलब 5 क्लास से लेके 11th तक मैट्रिकुलेशन तक मेरी पढ़ाई वो तला हाई स्कूल में हो गई। और वहाँ पढ़ाई होने के बाद फिर आगे क्या करना चाहिए वो मुझे कोई गाइड करने के लिए नहीं था, मुझे प्रॉपर मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं था। तो भाई क्या करे करके मेरे स्कूल के जो फ्रेंड थे, वो फ्रेंड को मैंने पूछा कि वो आगे क्या कर सकते हैं अपन। तो किसी ने मुझे बोला आप ITI में एडमिशन ले लो, मगर ITI हमारे गांव के आजू बाजू में नहीं था, पनवेल में था। पनवेल तो मेरे गांव से 100-150 किलोमीटर लंबा था। फिर भी मैं जाके इंक्वायरी किया तो मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ रहने का, खाने का और फी का महीने का 150 रुपया खर्चा आता है। तो 150 रुपये बेयर करने के लिए मेरे पिताजी के पास कैपेसिटी नहीं था। फिर मैंने वो विचार छोड़ दिया। फिर आगे क्या करने का, तो आगे की फिर कोशिश ये थी कि अभी बम्बई जाने का और बम्बई जाके वहाँ नौकरी करने का। इन द मीन टाइम इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के एक स्लोगन में उन्होंने जो भी मैट्रिक हुए थे, मतलब 11 पास जिसने किया था और जो रिजर्व कैटेगरी के थे, उनके लिए सबको एक टीचर का कॉल भेजा। तो मुझे भी कॉल आया, मैं इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू अच्छी तरह से हुआ, मगर मेरे पास OBC का या बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट नहीं था, मैं जनरल कैटेगरी में आता था। इसलिए मुझे जो इंटरव्यू लेने वाले थे वो बोले आप सर्टिफिकेट लेके आओ, आपका सिलेक्शन कर देते हैं। फिर मैंने पिताजी को बोला कि इतना जल्दीबाजी क्या करने का है, अभी तो लंबाई बहुत आगे, जिंदगी बहुत लंबी है। इसलिए मैंने सोचा कि अब यहाँ रुक जाना चाहिए। तो वहाँ रुक गया तो मेरे तरफ से अच्छा ही हो गया, क्योंकि मैं अगर वहाँ टीचर होता था गांव में, तो वो गांव से मैं इधर बम्बई तक या कोई सिटी तक नहीं जाता था। मेरे बच्चों का पढ़ाई जो अभी अच्छी तरह से हुआ वो पढ़ाई नहीं होता था, और मैंने जो ये अचीवमेंट किया, प्रोग्रेस किया, वो मेरे जिंदगी में हासिल नहीं होता था। इसलिए मैंने वो छोड़ दिया और इधर मुंबई निकल आया। अच्छा, हाँ, और मुंबई आए आप, हाँ। तो यहाँ पे फिर रहने का कैसा था, फिर क्या कौन सा नौकरी आपने पहले पकड़ा, किस तरह से आपने बॉम्बे से, मुझे जर्नी चाहिए आपके। मुंबई आने का सोचा था, मगर मुंबई में मेरा कोई ऐसा रिलेटिव नहीं था कि जो मुझे यहाँ घर में रख सके, रहने के लिए देगा, ऐसा कोई रिलेटिव नहीं था। मेरे एक चाचा थे, मगर मेरे चाचा और मेरा पिताजी का जमता नहीं था। फिर भी मैंने हिम्मत किया और सीधा मुंबई निकल आया और उनके घर में गया। तो उन्होंने बड़े दिल से मुझे वहाँ रहने के लिए अलाउ कर दिया, और मैं वहाँ से मैं नौकरी ढूंढना चालू कर दिया। 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 15 दिन हो गए, महीना हो गया, कोई नौकरी क्या मिल नहीं रही थी, और मेरा क्या पहचान भी नहीं थी, और मेरा रिलेटिव भी कोई ऐसा नहीं था अच्छी जगह जॉब करने वाला। इसलिए मुझे कोई नौकरी मिली नहीं। तो मेरा एक फूफा का लड़का था, उन्होंने मुझे बोला देखो भाई, आपको जब अच्छी नौकरी मिलेगी जब भी वो कर लेना, मगर मैं बोलता हूँ मेरी जरा सुनो। उन्होंने बोला मैं होटल में काम करता हूँ और तुमको एक होटल में मैं नौकरी दिलाता हूँ, तो होटल में वो नौकरी तुम करो, बाद में अच्छी नौकरी मिलने के बाद वो छोड़ दो। तो मेरा भी दिमाग में आ गया कि जो ये बोल रहे भाई वो सच बोल रहे, और उनकी बात मैंने सुन ली। फिर मद्रास कॉपी करके मस्जिद बंदर में एक होटल था, वहाँ मुझे उन्होंने काम पे रख दिया। वहाँ 35 रुपया पगार महीने का और 12 तास ड्यूटी काम करने का। उसके अंदर एक हफ्ता अंदर किचन के अंदर बर्तन घसने का और एक हफ्ता टेबल पे कपड़ा मारने का, ऐसा काम करना पड़ता था। तो जब भी मैं किचन के अंदर बर्तन घसने का काम करता था,
तो मैंने कभी काम किया नहीं था ऐसा, तो मेरे हाथ में छाले पड़ गए, और छाले पड़ने के बाद उनसे खून आना चालू हो गया। मगर मैंने दिल में ऐसा तय किया था कि जब अभी मुंबई में आए तो मुंबई से रिटर्न नहीं जाने का, तो कोई भी हालत में ये नौकरी छोड़ने का नहीं जब तक अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। अच्छा। हाँ, तो फिर वही मैं करता गया। मैं जब भी स्कूल में था, जब भी पढ़ाई करता था, जब भी मैं ऐसा दिल में सोचा था कि मैं पढ़ूंगा, आगे पढ़ के ऑफिसर बनूंगा या कोई अच्छा जॉब मिलेगा, ये हिसाब से बहुत बड़ी तमन्ना दिल में थी। और यहाँ आने के बाद तो कुछ उल्टा ही हो गया था। फिर दिल में बहुत बहुत ऐसा नाराजी आता था और रोने के लिए आता था। फिर मैं टॉयलेट में जाता था तो 10-15 मिनट बहुत जम के रोता था, और रो के पूरा होने के बाद फिर बाहर आता था और फिर अपना काम करना चालू कर देता था। ऐसा काम करते करते वहाँ कैसा भी मेरा 5-6 महीना काम हो गया। मगर मेरा एक दूसरा फूफा का लड़का था, मतलब उसने, वो भाई ने मुझे बोला, अरे तुम इतना पढ़े लिखे हो, फिर ऐसा जॉब क्यों करते हो? तो मैंने सब स्टोरी बता दिया, मुझे यहाँ से रिटर्न जाना नहीं, मुझे मुंबई में कैसा भी करके नौकरी करना है। तो वो बैंड्रा में पूरनमल दिल्ली वाला करके मिठाई के दुकान में काम करता था, वहाँ कारीगर था। तो बोला, मैं तुमको मिठाई के काउंटर में सेल्समैन करके मैं तुमको जॉब दिला सकता हूँ। तो बोलो देखो पूछो। तो उन्होंने पूछा और मुझे बोला काम छोड़ो, उधर तुम काम पे आ जाओ। और मैं उधर 1975 में बैंड्रा में पूरनमल दिल्ली वाला, वहाँ मिठाई की दुकान में सेल्समैन करके काम करना चालू कर दिया। वहाँ काम करते करते मुझे कम से कम 1.5-2 साल हो गया। इन द मीन टाइम मेरा वहाँ का जो मालिक था, वो मालिक से अच्छा जमता था। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे जो बीच में 2 घंटा सोने का टाइम मिलता है, उसके अंदर मैं पढ़ाई करने के लिए जाऊँ क्या? तो सेठ ने बोला, क्या पढ़ते हैं तुम? तो बोला, मैं गाँव में पढ़ा लिखा हूँ, मुझे इंग्लिश आता नहीं। तो वहाँ एक खार में पिंगेज क्लासेस था, तो वहाँ जाके मैंने एडमिशन लिया। और वहाँ जब 2 साल वहाँ था, तो 2 साल मैं वहाँ पिंगेज क्लास में इंग्लिश ट्यूशन लेता था। हाँ, तो यहाँ बहुत अच्छी तरह से मैं काम करता था, लगन से, मेहनत से, दिल से काम करता था। तो वहाँ का एक कॉन्ट्रैक्टर था, वो कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे देखा और उसने पूछा, तुम कितना पढ़ा लिखा है? मेरी इंक्वायरी करने के बाद, तुम तो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, फिर ये इधर 50 रुपये में आप नौकरी क्यों करते हैं? मैं तुमको अच्छी जगह पे लगा देता हूँ। अच्छा लगेगा, आप अगर अच्छी जगह लगाता हूँ तो मैं नौकरी छोड़ देगा। तो फिर उन्होंने अंधेरे में एक होटल में जूस बनाने के लिए मुझे जूस का कारीगर करके नौकरी दिला दिया, और वहाँ मुझे 150 रुपया पगार मिलने लगा। अच्छा। जब भी 150 रुपया पगार मिला, तभी मेरे घर में मैं जो पैसा भेजता था, तो अभी कम से कम 100-125 रुपया मैं गांव में हर महीने का भेजता था। क्योंकि मेरा भाई, 2-3 बहन और पिताजी, माँ, इनका सब खर्चा सब चलना चाहिए। तो मैं अच्छी तरह से अभी पैसा भेजना चालू कर दिया था। तो इधर मैं 2 साल काम करने के बाद फिर माँ और पिताजी मेरे शादी के बारे में बात करना चालू कर दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अभी शादी करने जा रहे हैं और मैं होटल में काम करूं तो मुझे कौन लड़की देगा? तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैं फिर बाद में नौकरी ढूंढने लगा। तो कहीं कुछ नौकरी तो नहीं मिला। फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में मैंने नाम तो वहाँ दर्ज किया था, तो वहाँ गया। तो वहाँ जाने के बाद मुझे कॉल आया और वो मिल का कॉल मिला। अच्छा। हाँ, मोराजी मिल में वहाँ अप्रेंटिसशिप करके 1 साल काम करने का और 100 रुपीज हर महीने का अप्रेंटिसशिप का पगार मिलेगा। और 1 साल काम करने के बाद अगर काम आपने सीख लिया, आप अगर बराबर काम करते हैं, ऐसा कंपनी को लगा, तो कंपनी आपको वहाँ जॉब में रख देगी। तो मोराजी मिल में मैंने अप्रेंटिसशिप करके 1 साल काम किया, और काम करने के बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, और मेरा इंटरव्यू में पास होने के बाद फिर मुझे वहाँ लेबर करके उन्होंने
परमानेंट जॉब मिला? नहीं, टेम्पररी। टेम्पररी? हाँ, बदली कामगार बोलते हैं उसको। बदली कामगार। बदली कामगार। ओके। मतलब हर दिन उधर मिल में जाने का, हाँ। काम होगा तो करने का, नहीं तो घर पे आने का। ओह हाँ, अच्छा। तो महीने में 10-15 दिन मुश्किल से काम मिलता था। अच्छा। हाँ, तो अभी ये 10-15 दिन काम मिलता था, 10-15 दिन मुझे घर में बैठना पड़ता था। तो मेरे पास, मैंने सोचा ये टाइम है, अभी ये टाइम कैसा काम में लाने का, ये सोचा। और फिर बाद में मेरे एक सिस्टर थी, उसको टेलरिंग काम आता था। तो उसको पूछा, बोला ये आप कहाँ से सीखी? तो बोला मैंने ये क्लास से सीखी, तो मुझे भी करने का है। फिर मैंने वहाँ टेलरिंग के लिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, मास्टर टेलर तक वहाँ मैंने टेलरिंग का सीख लिया, कोर्स किया। हाँ, ओके। गवर्नमेंट का कोर्स था वो, ओके। किया। और उसके अंदर फर्स्ट क्लास से पास हो गया। तो पास होने के बाद मुझे कपड़ा भी सिलाने को आया। मैं कोट भी सिलाता था, शर्ट पैंट, लेडीज जेंट्स सब कपड़ा सिलाता था। मगर पब्लिक से मेरे पास कोई कपड़ा सिलाने के लिए नहीं आता था, क्योंकि पब्लिक को कॉन्फिडेंस नहीं था ना, मैं बराबर सिलाता हूँ या नहीं सिलाता हूँ। फिर भी मैं घर का लोगों का सब कपड़ा बराबर सिलाता था। अच्छा। हाँ, मीन टाइम ये चलते गया। 1982 में मतलब 2 साल तक मैं ये ऐसा टेम्पररी काम किया मोरारजी मिल में चालू था। मोरारजी मिल में। और 1982 में तत्ता सामन का स्ट्राइक हो गया, संप हो गया। और संप के अंदर मुंबई का सब जितना भी बिल था सब बंद हो गया। अभी क्या करें? फिर बाद में मैंने सोचा कुछ तो करना होगा। एक पहला 5-6 महीना गांव में गया, और गांव में जाने के बाद खेती बाड़ी किया। और अगर इधर रहूंगा तो मुझे यही करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा जो भी है जाके मुंबई में जाके देखेंगे। फिर मुंबई में आया मैं, तो मेरा एक रिलेटिव किला कोट के कैंटीन में वेटर का काम करता था। तो वहाँ एक वेटर की जगह खाली थी। तो उसने मुझे बोला, तुम जो भी कुछ पढ़ा लिखा है वो भूल जाओ। मैं बोलता हूँ तुम ये काम पे रह जाओ तो तुमको महीने का 150 रुपया मिलेगा, खाना पीना सब उधर दोनों टाइम मिलेगा। तो मैं बोला जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, सुनने में बेकार रहने से वो अच्छा है ना। तो मैं उनकी बात सुनी, और किला कोट के कैंटीन में वेटर का काम के लिए मैंने एंट्री कर दी। वहीं से मेरी लाइफ की क्रांति होना चालू हो गया। मैं वो वहाँ पीपल का झाड़ है, वहाँ से दरवाजे से एंट्री किया और ऊपर पहला माले पे गया, और वहाँ कैंटीन में काम करना चालू कर दिया। कैंटीन में काम करते वक्त, क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा था हंस के खुशी से और एकदम शांति से ठंडा दिमाग से काम करने का, तो वहाँ के जो एडवोकेट लोग थे वो मुझे पूछते थे, आप दिखने में तो अच्छे दिखते हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं क्या? तो मेरी स्टोरी सब उनको बताने के बाद फिर दूसरी जगह जॉब क्यों नहीं करते हैं? तो जॉब नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं करता। फिर उसी टाइम तो वो लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन की वैकेंसी थी। तो मुझे वो सीनियर एडवोकेट ने पूछा कि यहाँ एक जॉब है, तुम करोगे क्या? तो बोला क्यों नहीं करूँगा, जरूर करूँगा। तो तुम कितना पढ़ाई किया? तो मैं उनको बताया था मैं मैट्रिकुलेशन किया है। तो फिर बाद में उन्होंने मुझे बोला अर्जी करो। मैंने एप्लीकेशन कर दिया, एप्लीकेशन करके उनको दे दिया और मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में पास हो गया। सिलेक्शन होने के बाद फिर मैं लाइब्रेरी में एंट्री कर दिया। मुझे वो काम का कोई नॉलेज नहीं था, फिर भी हिम्मत से बोला जाना है और करना है। तो वहाँ फिर बाद में देखा वहाँ 25 बड़ा बड़ा कपबोर्ड था, और सब कपबोर्ड में किताब भरा हुआ था, और बीच में कम से कम 1 साल भर कोई वहाँ एम्प्लॉय नहीं था, इसलिए वो मेंटेन नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा ये हर कपबोर्ड में कौन सी किताब है वो मुझे मालूम पड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैंने वो हर कपबोर्ड पूरा साफ करने की कोशिश की और सब किताब निकाला, और जो कुछ ऐसा सीरीज वाइज लगाने का है वो सीरीज वाइज लगाया, ईयर वाइज लगाने का है वो ईयर वाइज लगाया। तो मुझे पूरा वो 25 कपबोर्ड में कौन सी जगह कौन सी किताब है वो मुझे मालूम पड़ गया। ये 5-6 महीने के अंदर मुझे इतना एक्सपीरियंस आ गया। तो सब एडवोकेट मेंबर लोगों को मेरा काम बहुत पसंद आ गया। और ऑन द कॉन्ट्री इसके अंदर जो सीनियर लोग जब मेरे से किताब मांगते तो मैं किताब निकाल के देता था। जब भी वो मैं उनको पूछता था
कि ये आप अथॉरिटी जो निकाल रहे हैं तो कौन से पॉइंट के लिए, तो मुझे बता देते ये बेल के लिए है, ये मुझे आर्गुमेंट के लिए है, ये हर चीज के लिए है, जो जो है वो मुझे बता देते, वो मैं सब नोट डाउन करके रखता था। तो नोट डाउन करने के बाद और बार बार देने के बाद वो मेरे दिमाग में बाहर हो गया था। तो कभी कोई अगर एडवोकेट नया दूसरा कोई एडवोकेट आता था कि ये पॉइंट पे जजमेंट है क्या सुप्रीम कोर्ट का, बेल के लिए, आर्गुमेंट के लिए, वो कुछ हर चीज के लिए, तो वे फटा करके निकाल के देते, थोड़े इम्प्रेस हो जाते थे। इसको कैसा मालूम, ये अभी आया 6 महीना हो गया, इसको कैसा मालूम। मगर मैंने ये सीनियर लोगों से सीख के वो नोट डाउन करके सब ये रखा था, इसलिए मुझे फटक करके मालूम पड़ता था। अभी यहाँ मैं काम करने लगा, वहाँ का सब काम तो बराबर हो रहा है, मगर वहाँ भी एक कोई परमानेंट जॉब नहीं था। तो क्या करना चाहिए, तो मैं वहाँ एक लाइब्रेरियन का कोर्स जो आता है वो किया। उसके अंदर मुझे अच्छा परसेंटेज मिला, फर्स्ट क्लास मिला था, कि जब मैं कोई ब्रिटिश लाइब्रेरी में या हाईकोर्ट लाइब्रेरी में अच्छी जगह लाइब्रेरियन करके काम कर सकूं। और मुझे कोई जॉब तो नहीं मिला, फिर भी मैं वही टाइम में जो कैंटीन के जो बच्चे लोग थे मेरे साथ में काम करने वाले, वो लोग पढ़ाई करते थे, स्कूल में जाते थे, वो कर्नाटक के थे, वहाँ कन्नड़ स्कूल था। हाँ, तो वो स्कूल में वो जब जाते थे तो उनके पढ़ाई के लिए उनका किताब, नोटबुक और उनका फी, इसके लिए एक एडवोकेट चैतन्य जोशी करके वहाँ जो थे, उन्होंने मुझे बोला, रमेश तू ये कॉन्ट्रीब्यूशन जमा कर देने का और ये बच्चे लोगों के लिए जो भी है खर्चा कर देने का। सब एडवोकेट लोगों से कॉन्ट्रीब्यूशन जमा कर देते, मेरे पास दे देते और मैं उनके लिए खर्चा करता था। तो ये खर्चा करते 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 उनके पास मैं उनकी सेवा तो नहीं बोल सकता, मगर मैं उनको गाइडलाइंस देता था कि तुमको क्या चाहिए वो सब मैं देगा, मगर तुम स्कूल छोड़ने का नहीं। करेक्ट। हाँ, तुम स्कूल में जाने का। तो वो लोग सब पढ़ाई करने लगे और अच्छी तरह से पढ़ते थे। इन द मीन टाइम मैंने वहाँ एक जेरॉक्स मशीन भी डाला। अच्छा। वहाँ 2 बच्चे के लिए मैंने काम पे रखा। अच्छा। हाँ, मैं मेरा घर ये नौकरी भी संभालता था और ये जेरॉक्स मशीन भी संभालता था और वहाँ स्टेशनरी भी रखता था। मतलब मेरा जो सैलरी था उसके अलावा मुझे 2 पैसा एडिशनल एक्स्ट्रा मिलता था। हाँ, तो ये सब चलते चलते मैं वो स्कूल का बच्चों लोगों को जब पढ़ाई के लिए सब करता हूँ, तो वहाँ एक सीनियर एडवोकेट यमुना बाई काले करके थी, उन्होंने मुझे बोला तुम वो बच्चे लोगों के लिए करता है, तुम क्यों नहीं करता है। ऐसा सब लोग पूछते थे, मैं हंसता था और मैं चुप रह जाता था, क्योंकि उनको रीजन नहीं बोलता था। एक दिन मुझे काले भाई और चैतन्य जोशी दोनों ने बुलाया और इधर आओ और हकीकत क्या है वो बताओ। फिर मैंने बताया मेरा शादी हो गया है, मुझे 2 बच्चे हैं, मेरे घर में परिवार में मेरे भाई बहन है और माँ और बाप, उनके लिए मुझे पैसा भी हर महीने में भेजना पड़ता है। हाँ, तो ये एजुकेशन का खर्चा मैं नहीं कर सकता हूँ। तो बोले इतना ही है ना, पूरा सब खर्चा की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं, आप पढ़ाई कर देने का। हाँ, तो मैं बोला ठीक है। फिर मैंने स्कूल छोड़ा, 17 साल हो गया। करेक्ट। अभी पढ़ाई करना है तो कहीं से न कहीं से तो इंक्वायरी करना पड़ेगा कैसे पढ़ाई करें। तो मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी में गया कलीना में और वहाँ पूछा तो उन्होंने बताया आप स्कूल छोड़ के 17 साल हो गए हैं और जब भी आप भले मैट्रिकुलेशन 11 पास किया है तो इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं लिया था, तो अभी आपको इंग्लिश सब्जेक्ट लेके एसएससी पास करना पड़ेगा, 10th एसएससी पास करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं। तो मैं 17 नंबर का फॉर्म तो गांव के स्कूल में गया और उधर से भर दिया और भरने के बाद फिर मैंने स्टडी भी अच्छी तरह से किया और वहाँ जाके एफियर हो गया और मैं पास हो गया। पास होने के बाद फिर आगे क्या, आगे कैसा जाने का। तो एक क्लास में जाके, प्राइवेट क्लास था उसमें, महालक्ष्मी महाविद्यालय करके दादर में क्लास था, तो उधर जाके इंक्वायरी किया तो बोले हाँ आपको हम डायरेक्ट 12th में एडमिशन दे सकते हैं, मगर आपको हफ्ते में 2 बार क्लास के लिए आना पड़ेगा, संडे और सैटरडे। सैटरडे के दिन आधा दिन रहेगा और संडे के दिन सुबह 8 बजे से 6 बजे तक रहेगा। हाँ, तो ठीक है, मेरे लिए अच्छा है ना, छुट्टी के दिन क्लास है तो फिर क्या है। तो मैंने क्लास ज्वाइन कर दिया। अभी मैं घर में बिल्कुल नहीं रहता था, सुबह निकलता था रात को आता था। जब भी मेरा मिसेस ने
बच्चे लोगों का पढ़ाई, उनका स्कूल जाना, सब कुछ वो घर का देखना, वो सब वो खुद करती थी। मुझे बहुत उसकी तरफ से बहुत सपोर्ट मिला करके मैं यहाँ तक पहुँचा। फिर बाद में वो 12th एग्ज़ाम देने के बाद मुझे 2nd क्लास मिला और बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आगे बढ़ने के लिए मेरे पास स्टेमिना आ गया। मैं बोला अभी मैं कुछ कर सकता हूँ, अभी मैं हासिल कर सकता हूँ। मेरे सामने 7.5 साल का मैं सपना रखा था, मतलब एसएससी लेके BA LLB तक का 7.5 साल का वो टाइमिंग था। तो बोला अभी मैं हासिल कर सकता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। फिर बाद में सिद्धार्थ कॉलेज में उधर फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया। वहाँ फर्स्ट ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर वहाँ मैंने सिद्धार्थ कॉलेज में किया। सुबह घर से निकलता था मैं, सुबह 5 बजे घर से निकलता था। अच्छा। हाँ, 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे मेरे मिसेस उठ के मुझे डब्बा बना के देती थी। हाँ, जब भी यहाँ कोई बस नहीं थी, हिंदुस्तान नाका जाना पड़ता था। अच्छा, चारकोप में तो भी बस नहीं थी, इधर बस हिंदुस्तान नाका जाना पड़ता था। फिर सुबह मतलब यहाँ से 1 आधा घंटा लगता था, तो वहाँ पहुँचने तक मुझे 7 बजे का कॉलेज था। 7 बजे मैं फर्स्ट लेक्चर में बराबर 7 बजे में वहाँ अटेंड करता था, एकदम सिंसियरिटी से अटेंड करता था। तो मेरा एज देख के और सिंसियरिटी देख के टीचर भी सब पूछते थे आप क्या करते हैं, और मुझे अच्छी तरह से पढ़ाई के लिए हेल्प करते थे। और मैंने वहाँ ग्रेजुएशन किया। अभी ग्रेजुएशन करने के बाद आगे क्या करने का, कहाँ एडमिशन लेने का लॉ का, तो वहाँ मेरे इधर बहुत से जो प्रोफेसर थे लॉ के, वो न्यू लॉ कॉलेज के, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के ऐसे प्रोफेसर थे। तो बहुत से लोगों ने मुझे एडवाइस किया कि आप न्यू लॉ कॉलेज में, रूपारेल में वहाँ एडमिशन ले लो, तो हम भी आपको मदद करेंगे और आपको ऑन दी वे है, तो आपको तकलीफ नहीं होगा। तो मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद पढ़ाई चालू कर दिया। वो लेक्चरर थे जितने भी, वो मेरे कोर्ट में आते थे, जब मैं उनको हेल्प करता था, और वो यहाँ कॉलेज में आने के बाद मुझे हेल्प करते थे। बहुत अच्छी तरह से चलता था। तभी लॉ में मैंने एडमिशन लिया, जब भी मेरी लड़की 10th में स्टडी करती थी और लड़का 12th में स्टडी करता था, और मैं लॉ ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। एक ही घर में दोनों बच्चे और पिताजी सब पढ़ाई करते थे और साथ में पढ़ाई करते थे। और मुझे, हम तीनों को प्रोत्साहित करने के लिए मेरे मिसेस थे, हर चीज में जो चीज लगे वो प्रोवाइड करती थी। तो ये जो सिचुएशन थी ना, तो हमारा तीनों का कंपटीशन लगता था। अच्छा। हाँ, तो ये सिचुएशन में मुझे तो बहुत एक अलग से आनंद मिलता था, अलग से खुशी मिलती थी। तो मैं काम भी, मैं रात को खाली 3-4 घंटा सोता था। हाँ, तो सुबह जल्दी उठना है, अगर देर तक काम करना है, मुझे कोई थकावट नहीं लगती, क्योंकि ये सब जो खुशी का माहौल था ना, उसके अंदर मैं पढ़ाई करता था, काम करता था, बच्चों लोगों का भी स्कूल का ये वो सब देखता था। मुझे कुछ अलग से, कुछ उसके अंदर से जोश अलग था, जोश आ गया था। तो बोला ये अभी तो ये अपना पल हासिल करना ही है कैसा भी करके। तो फिर मैंने वहाँ लॉ ग्रेजुएशन कर दिया। लॉ ग्रेजुएशन करने के बाद फिर बाद में क्या करने का, तब तक तो मेरा वो लाइब्रेरी का काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। तो जोशी साहब ने बोला अभी देखो, तुम लॉ ग्रेजुएट हो गए, फिर भी इधर काम करेंगे तो कैसे चलेगा, तुम कुछ तो आगे बढ़ो ना। तो उन्होंने मुझे बोला, मैं कहाँ जाऊँ, बोलो क्या करना है, कैसा करूँ, बताओ। प्रैक्टिस करूँ तो मुझे एक पैसा शुरू में नहीं मिलेगा, उसको टाइम लगेगा। तो मैं एक कंपनी में तुमको लीगल ऑफिसर करके रखता हूँ, काम करोगे? मैं करूँगा। तो उन्होंने एक फार्मा कंपनी में मुझे लीगल ऑफिसर करके नरीमन पॉइंट में काम पे रख दिया। अच्छा। अभी वो फार्मा कंपनी का खाली मैंने नाम सुना था। फार्मा मतलब क्या बनाते हैं, उसका कौन सा दवा बनाते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी मुझे नॉलेज नहीं है। हाँ, उधर जाने के बाद जोशी साहब ने डायरेक्ट अपॉइंट किया था। वहाँ मेरे इंटरव्यू के लिए कंपनी का मैनेजमेंट ने मुझे बुलाया। जब एमडी ने देखा, अरे उसको क्यों इंटरव्यू के लिए बुलाया, वो सिलेक्ट कर दिया मैंने ऑलरेडी।
अगर मुझे कुछ पूछते तो मुझे कुछ नहीं आता था। चैतन्य ऋषि सर ने ये सब हाँ किया। ये सब किया था। तो फिर बाद में मैं देखा अभी अपन यहाँ आए तो सही, सब लोगों को ऐसा लगता है इनको नॉलेज है, हाँ। और अपन क्या है वो अपन को मालूम है। फिर मैंने देखा वहाँ 20-25 केसेस था जो वैसे ही पेंडिंग रखा गया था, और सब वो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पैटर्न, डिजाइन का सब केसेस था। तो उसका स्टडी करना चाहिए, तो मैंने वो स्टडी किया 5-6 महीना। कौन सा केस, तो उसके अंदर कौन सा पार्टी है, कितना पार्टी है, क्या ऑफेंस है, क्या इंफ्रिंजमेंट है, क्या उसके अंदर डुप्लीकेशन किया है, ये सब स्टडी किया। स्टडी करने के बाद एक एक केस जोशी साहब से एडवाइस लेने का, एक एक केस कोर्ट में जाके उसके अंदर कोर्ट से ऑर्डर लेने का, इन्वेस्टिगेशन के लिए सिविक कंट्रोल क्राइम ब्रांच में भेजने का, और उनकी तरफ से रेड करने का, अच्छा। इन्फ्रिंजमेंट करने वाले Correct. का। तो ये सब मैं फॉलो बहुत हिम्मत से करता था, क्योंकि भाई पुलिस स्टेशन ये वो सब मुझे कुछ मालूम नहीं था, बाहर जाने का मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। फिर भी पुलिस साथ में है तो डर नहीं लगता था। 1-2 ऑफिसर रहते थे, एक आध दो कांस्टेबल रहते थे, और कंपनी का एक आध दो स्टाफ रहता था। तो एक दिन मैं उधर भिवंडी में कुडूस करके एक गाँव है, वहाँ एक कंपनी के ऊपर रेड करने के लिए गया। वहाँ रेड करने के लिए गया तो वहाँ पहला पुलिस स्टेशन से पुलिस डायरी बनाना पड़ता है। पुलिस के पास गया तो मेरे ख्याल से पुलिस का और वो कंपनी का बहुत अच्छा रिलेशन था, तो हमको एडमिशन नहीं दिया, परमिशन नहीं परमिशन नहीं दिया। दे। हाँ, तो वो टाइम डिले करते करते गया, 6 बजने को आया। अभी हकीकत में 6 बजे के बाद कोई रेड नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है। फिर भी अभी हम लोग आए हैं तो देखेंगे क्या होता है। तो उसने 6 बजे के बाद 2 कांस्टेबल दिया बंदोबस्त के लिए, हम कंपनी के लिए गया। भिवंडी से कम 18 किलोमीटर जंगल में, पहाड़ में था। अच्छा। हाँ, वहाँ पहुँचने के बाद अंदर गया। अंदर जाने के बाद देखा तो एक कंपनी का, जो हमारा कंपनी था, वो कंपनी का एक प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्ट का बहुत गोडाउन भरा हुआ माल अच्छा। अंदर पड़ा था। ओके। हाँ, तो वो देखा मैं। देखने के बाद सब मैं बोला अभी क्या कर सकता है, अपन पंचनामा बना के सीज करके अपन ये माल लेके जाने का। इतने में वो कंपनी का डायरेक्टर कोई मैनेजर ने फोन करके बताया कि ऐसा ऐसा पुलिस आई है, क्राइम ब्रांच है, और अपने यहाँ रेड करके माल जब्त कर रहे हैं। फिर वो टाइम में मैनेजर ने वो जो डायरेक्टर को बोला, डायरेक्टर ने उसको एडवाइस किया। रात को 10-11-12 बजने को आए थे, उसने लाइट ऑफ कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया, हम लोग को अंदर ही रखा। आप लोग अंदर, हाँ, ताला बंद और हाँ। पूरा लाइट गायब। हाँ, और हमारे साथ में कोर्ट रिसीवर थे। अच्छा। हाँ, कोर्ट रिसीवर थे, हाई कोर्ट से कोर्ट रिसीवर थे। तो वहाँ देखा, तो फिर बाद में वो कैसा लाइट चालू करने का, क्या करने का, वो उधर का जो लोकल पुलिस था वो उधर गांव में गया, वहाँ से कटर वाले को लेके आया, कड़ी काट डाला, ऊपर किया, फिर बाद में लाइट चालू किया। फिर हम लोगों ने हमारा काम किया, सीज करके माल ट्रक भर के वहाँ से निकाल के लेके। इन द मीन टाइम वो कंपनी का डायरेक्टर का मुझे फोन आया, हक साहब तुम माल लेके जा रहे, तुम अपने हाथ से यहाँ लेके आएंगे। ठीक है, जो भी रहेगा कोर्ट में देखा जाएगा ना। फिर वहाँ से निकल के एक बड़ौदा में मैं केस के लिए गया था। बड़ौदा में वो रेड के लिए गया था। तो वहाँ ऐसे ही कंपनी क्राइम ब्रांच का पुलिस वाला गाड़ी लेके गया था। वहाँ जाने के बाद पुलिस स्टेशन में गया, वहाँ से कांस्टेबल लेके वहाँ कंपनी में गया। कंपनी में जाने के बाद वहाँ माल सीज किया, सब कुछ हो गया, और वहाँ से खाना पीना खा के वहाँ निकलने वाले, खाना खाने के बैठे थे। तो कंपनी का मैनेजर पूछता है कि आप यहाँ आए, पुलिस वाले को पूछता है आप पुलिस वाले हैं, मगर इसके अंदर कंप्लेंट करने वाला कौन है? तो ये आपके साथ में जो खाना खा रहे हैं ना, वही है। मैं वही उनके साथ बैठ के बिरयानी खा रहा था। क्या अपन बोलने की जरूरत नहीं ना, जब काम बराबर हो रहा है तो बोलने की जरूरत नहीं। अच्छा, ऐसा मतलब काम करते वक्त बहुत एंजॉय किया, वो पुलिस वाले के साथ, सबके साथ ऐसा एंजॉय किया। और वो भी क्या, अपना अफोर्डेबल, वो इंसान ही है ना, अपना लीगल काम अपना करने का। फिर वहाँ से आया, कंपनी में आया,
कंपनी वाला और एक दूसरे चेंबूर में एक कंपनी थी, वहाँ एक कंपनी में रेड करने के बाद वो फ्लेमिंगो करके कंपनी थी, वहाँ रेड करने के बाद वो कंपनी का डायरेक्टर आया और मुझे और मेरे साथ में जो स्टाफ था और पुलिस वाला कांस्टेबल सबको एक रूम में बंद कर दिया और बोला ठहरो, अभी मैं तुमको बताता हूँ मैं कौन हूँ। तो उसने हाई कोर्ट में कोई रिलेटिव था, मैं एडवोकेट, उसको पूछा ये ऐसा ऐसा है वैसा है ये है, तो वो बहुत चढ़ गया था, उसको ऐसा लगा मैं इनको बराबर है बंद करके रखूँगा। फिर बाद में थोड़ी देर के बाद इंक्वायरी के बाद खोल दिया, खोलने के बाद सब सीज किया माल, पंचनामा बनाया और लास्ट में ऑफिसर ने उसको बोला चलो गाड़ी में बैठ जाओ, यू आर अंडर अरेस्ट। ऐसा बोलने के बाद उसका पानी पानी हो गया, अरे मेरा बच्चे का बर्थडे है, ये है वो है, बोला ठीक है जो भी है अपन उधर कैबिनेट में जाके अपन मनाएंगे उनका बर्थडे। उसकी वाइफ आएगी, वो रोने लगी, सब कुछ आया। तो 4 दिन वो कस्टडी में था। तो 4 दिन कस्टडी में रहने के बाद यहाँ से पेपर में जो छपा हुआ, वो जो हमारा कंपनी का एमडी था उधर सिंगापुर में, उसने देखा, उसने पढ़ा, तो ये कैसा हो गया है, अभी तक अपना इतना साल से 10 साल से अपना केस करने के बाद कुछ नहीं हुआ था। फिर उसको मालूम पड़ने के बाद वो इधर आया, तो मुझे मिला और मुझे पीठ पे हाथ रख के बहुत शाबाशी दिया। और वो साल में खाली मुझे काम करते हुए कंपनी में 10 महीना हो गया था। 10 महीने के अंदर मुझे कंपनी का बेस्ट परफॉर्मेंस, ये बेस्ट अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, हाँ ये मुझे अवार्ड मिला। अच्छा। और ये अवार्ड मिला तो साथ में बहुत अच्छी रकम भी मुझे मिली। अच्छा। और जो मुझे जरूरी था, मेरा लड़का ने 12th पास किया था और इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। ओके। तो वो पैसा मेरा लड़का का पढ़ाई में तुरंत काम में आ गया। ओके। फिर ये कंपनी में मैं काम करते रह गया, 5 साल पूरा हो गया। 5 साल के बाद मुझे ऐसा लगा था कि आगे बढ़ना चाहिए, अपन प्रैक्टिस में जाना चाहिए। तो वो भले कंपनी अच्छा है, पैसा मिल रहा है, अपना घर चल रहा है, आगे बढ़ना है तो थोड़ा सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। तो मैंने काम छोड़ दिया और प्रैक्टिस में आ गया। हाँ, प्रैक्टिस में आने के बाद फिर 10 साल होने के बाद मैंने नोटरी के लिए अप्लाई कर दिया और उसके लिए मुझे कॉल आ गया, इंटरव्यू दिया, उसके अंदर सिलेक्शन हो गया और मैं नोटरी में काम करना चालू कर दिया। और यहाँ चारकोप में मेरे घर में बैठता हूँ, तो यहाँ भी काम करता हूँ, उधर कोर्ट में भी काम करता हूँ। अभी ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट होने के बाद इधर घर में बैठता हूँ। घाट साहब, मुझे ये पूछना है कि इतना बड़ा आपने अचीवमेंट किया, इतना कष्ट किया, तो आपके जो स्कूल था तड़ा में, उनकी तरफ से कुछ आपका कोई सम्मान वगैरह हुआ क्या? ये लास्ट दिसंबर में मेरा जो बैच था 1972-73 का, तो ये 2023 में उसको 50 साल पूरा हो गया। तो हमारे स्कूल में एक फंक्शन अरेंज किया। तो फंक्शन अरेंज करके वहाँ सब लोगों को बुलाया और सबको बुला के कौन क्या किया है, कौन क्या किया है, वो सबको बोलने के लिए वहाँ लगाया। और उसके अंदर बहुत से लोग थे, मगर उसके अंदर एक डबल ग्रेजुएशन करने वाला मैं था। तो उसके अंदर मैं क्या किया था, कैसा किया था, फिर एडवोकेट कैसा हुआ, पढ़ाई कैसा किया, ये जब स्टोरी उनको बताया तो एकदम कान का सिंपला करके वो सुन रहे थे। तो ये बहुत मेहनत करके आ गए अपन। तो फिर बाद में मुझे उन्होंने एक सम्मान चिन्ह दे के सम्मानित किया। अच्छा। हाँ, ये मेरा स्कूल का फोटो है उसके ऊपर। हाँ। और ये तड़ा इंग्लिश स्कूल, तड़ा रायगढ़। हाँ। ओके। हाँ। और ये सम्मान पत्र भी आपको दिया हुआ हाँ, है? साथ साथ ये सम्मान पत्र दिया। अच्छा। हाँ, वो स्कूल में से आप गए, 50 साल हो गया और एक फंक्शन हुआ और एक फंक्शन आपने अटेंड किया और हम लोगों ने कुछ कंट्रीब्यूशन निकाला था। वो कंट्रीब्यूशन में से स्कूल के बच्चे लोगों को हम लोगों ने बेंच लेके दिया। अच्छा। फिर वो वहाँ एक लेक्चर होता था, तो लेक्चर में ऐसा बहुत
बच्चे पढ़ते थे तो सबको सुनाई नहीं देता था, तो एक मेगाफोन जैसा एक स्पीकर लेके दिया। ओके। हाँ, और एक बोर्ड लेके दिया, मतलब कम से कम 40-50 हज़ार का हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन कर दिया उस स्कूल को और फंक्शनों में। और आपका अध्यात्म की तरफ भी आपका थोड़ा सा लगाव है? मेरा अध्यात्म की तरफ, मैं यहाँ बम्बई में आने के बाद 88 में मेरा और जीवन विद्या मिशन सदगुरु वामनराव पै इनकी पहचान हो गई। इनका एक किताब था, तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, मतलब तुम ही हो तुम्हारे जीवन के शिल्पकार। करेक्ट। वो किताब मैंने पढ़ा। किताब पढ़ने के बाद एक बार दो बार बहुत बार पढ़ा। पढ़ने के बाद वो मेरे जो दिल में कुछ क्वेश्चन थे उसका रिप्लाई वहाँ मिला। अच्छा। हाँ, और मैंने एक दिल में वहाँ किताब पढ़ने के बाद तय किया, उन्होंने बोला था अगर आपके दिल में एक तमन्ना है तो अच्छी जगह से आप दिल से लगन से अगर प्रयास करेंगे और भगवान का नाम लेके वो करेंगे तो इस दुनिया में आपको कोई भी चीज़ हासिल करने में वक्त नहीं लगेगा, वो चीज़ आप हमेशा आपको हासिल कर सकते हैं। तो मैंने सोचा अभी मैं 11 तो पास किया है, मुझे अगर LLB करना है तो मुझे कितना साल लगता है, तो 7.5 साल लगता है। तो ये 7.5 साल मैं अगर दिल से लगन से उनके कहने से मैं अगर करूं तो मैं हासिल कर सकता हूं क्या? मेरे से मैंने सवाल किया और मेरे दिल को ही मैंने बताया कि चलो आगे बढ़ते हैं, जो सदगुरु ने बोला है वो कैसा अपन हासिल कर सकते हैं, और हासिल किया आपने? और हासिल कर दिया। तो हर जगह पे जहाँ जहाँ मैं गया तो वहाँ मुझे हर एक जन ने मुझे हेल्प किया। उसके अंदर एक सीनियर एडवोकेट श्रीकांत भट्ट, जब भी मैंने LLB में एडमिशन लिया, जब भी उनको मालूम पड़ा ये LLB की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया और सब पूछा और मेरी सब स्टोरी उन्होंने सुनी। सुनने के बाद मुझे ब्लेसिंग तो दिया, पेट पे हाथ रख के ब्लेसिंग दिया और ऊपर से बोला 3 साल का आपका LLB का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी फी होगा मैं भरूंगा। अरे वाह। और उन्होंने 3 साल बराबर 3 साल उन्होंने फी मेरा भर दिया। आपके LLB का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर का तीनों बरस का फीस तीनों बरस का। जो सीनियर एडवोकेट हमारे श्रीकांत श्रीकांत सर, भट्ट उन्होंने भर दिया। मतलब टोटल ऐसे आपके लाइफ में आपको हेल्प करने वाले एडवोकेट में से मिलते गए। यमुना भाई काय आपने कहा, हाँ, फिर चैतन्य सर, और सदगुरु का जो ये सिद्धांत है, तुम ही हो तुम्हारे जीवन के शिल्पकार, ये पूरा मैंने उनका जितना भी किताब था पूरा स्टडी किया और उनका हर लेक्चर में अटेंड करता था। उसके अंदर उनके बोलने में, कहने में कोई तफावत नहीं थी और अंधश्रद्धा बिल्कुल नहीं थी। जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का जो श्याम मानव है ना, उनके फंक्शन में उन्होंने बुलाया था सदगुरु वामनराव पै ने, और वो एक यही किताब का वहाँ पब्लिकेशन था। तो उसके अंदर हाईकोर्ट के जो जज थे PB सावंत करके, वो भी आए थे। अच्छा। तो उन्होंने भी ये बताया था कि अंधश्रद्धा अभी नहीं है, शिवाजी महाराज से भी चालू है, क्योंकि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, फिर भी दिल्ली से गागा भट्ट को बुला के उन्होंने फिर दोबारा वो करके लिया। तो ये उसके अंदर अपन को महसूस होता है कि जब भी ये चीज थी और अभी भी है। तो ये सदगुरु वामनराव पै जब से मुझे मिले, जब से हर चीज में मेरे ऊपर अच्छे संस्कार हुए, मेरे बच्चे के ऊपर अच्छे संस्कार हुए। मैंने पढ़ाई जब चालू किया तो उनके पास से मुझे अलग से प्रेरणा मिली, और वो प्रेरणा ऐसी मिली कि जो भी मैं पढ़ता था वो बराबर मेरे दिमाग में बैठता था, क्योंकि मैं ध्यान करता था, साधना करता था, तो मेरा माइंड एकदम फ्रेश रहता था। जो भी मुझे समय मिलता था पढ़ने के लिए, वो पढ़ने के बाद जो भी कोई मुझे अचूक होता था, और वो लिखते वक्त मैं बराबर वो लिखता था। तो उनका मैं जबरदस्त फैन था। ऑन द कॉन्ट्री, मेरा शादी का 25 साल हो गया तो सदगुरु वामनराव पै और उनकी पत्नी मेरे घर में आके मुझे दर्शन दिया। अच्छा। हाँ, मेरे घर में आए थे और मेरे घर में आके
वहाँ 1-2 घंटा बैठ के मुझे ब्रीसिंग दे के यहाँ से गए थे। अच्छा। और उनके जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके अंदर मैं बहुत एक्टिव काम करता था। कि चारकोप ब्रांच में मैं चेयरमैन था। अच्छा। हाँ, 3 साल चेयरमैन था, फिर वाइस चेयरमैन भी पहले था और हर चीज़ में काम करता था। उनका कभी नागपुर में, गोवा में, सब जगह उनका प्रोग्राम होता था, उनके यहाँ मैं जाता था। तो उनके ऊपर उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखने के बाद मुझे अभी तक कोई चीज़ की कमी नहीं हुई। जैसे श्रीकांत भट्ट, सीनियर एडवोकेट यमुनाबाई काले, चैतन्य जोशी, ये सब लोगों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है और वो एहसान मैं कभी भूल नहीं सकता। अभी एक कंक्लूजन में आते हैं हमारे इंटरव्यू को कि इतना एक क्या कहते हैं, एक बहुत डिफिकल्ट समय, होटल में काम करना, तकलीफ करना, उसके बाद कोर्ट के कैंटीन, क्या आप एक कंक्लूडिंग मैसेज देना चाहोगे लोगों को कि किस तरह से कोई भी प्रॉब्लम को कैसे टैकल करो सो दैट अल्टीमेटली यू रीच द सक्सेस, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बोलिए। मैं सदगुरु वामनराव पै के साथ में आने के बाद मुझे अच्छा संस्कार तो मिले, अच्छा साथ संगत भी मिली, इसलिए मुझे कोई गलत हैबिट नहीं लगी। और गलत हैबिट नहीं मगर हैबिट लगी तो ये हैबिट हुई कि सुबह में 6 बजे उठता था। 6 बजे उठ के कसरत करता था, योगा करता था और अच्छा में अच्छा जो अपन को सूट होता है वो खाना खाता था। और मेरा हेल्थ को मैं बहुत कॉन्शियसली उसके ऊपर ध्यान देता था, इसलिए मेरा हेल्थ अभी 70 साल हुआ है, लगता नहीं है। हाँ, अभी तक मैं एकदम बराबर परफेक्ट हूँ, इसलिए मैं उसका बहुत ध्यान रखता हूँ। ये एक हो गया। दूसरी बात, मेरे लाइफ के अंदर मैंने कुछ अचीवमेंट किया होगा, वो सबसे बड़ा बेस्ट अचीवमेंट ये है, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा लड़का मैकेनिकल इंजीनियर हुआ, उसमें पाइपिंग में उसने मास्टर की किया। आज उसका कंपनी इधर है और वो तुर्कस्तान, टर्की बोलते हैं, वहाँ एक कंपनी का प्रोजेक्ट कर रहा है। ओके। उसका शादी हो गया, उसकी वाइफ भी इंजीनियर है। इंजीनियर। उसका लड़का 12 साल का है, वो भी CBSE बोर्ड में अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा है। वैसी मेरी लड़की, उसने MSc क्लिनिकल रिसर्च में किया। अच्छा। और ये एजेंडा फार्मा है ना, और रिसर्च सेंटर में 5 साल उसने जॉब किया। ओके। फिर शादी किया। शादी करने के बाद उसका हस्बैंड उधर सऊदी में है, सऊदी में गई। और हस्बैंड भी मतलब मेरा दामाद बहुत अच्छा, एकदम सिंसियर है, मैकेनिकल इंजीनियर वो भी है, उसको भी अच्छा जॉब है, अच्छा कमाता है और वो मेरे लड़की को अच्छी तरह संभालता है। लड़की को एक 8 साल का लड़का भी है, वो भी CBSE बोर्ड में है। और तीसरी चीज ये कि आप अपने लाइफ में सब कुछ करते हैं मगर अपना घर परिवार उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। सदगुरु वामनराव पै का एक स्लोगन है, संसार, मराठी में है, संसार सुखाचा करणं म्हणजेच परमार्थ। परमार्थ करने के लिए आपको कोई मथुरा, काशी यहाँ जाने की जरूरत नहीं। घर में अगर संसार में आप बराबर ध्यान देंगे और सबको सुख शांति से अगर रखते हैं, वही तुम्हारा परमार्थ है। और वो परमार्थ मैंने घर में किया। मेरा माँ और बाप, उनकी पिताजी की और माँ की मैंने बहुत अच्छी तरह से सेवा की। और लास्ट मोमेंट में मैं एक महीना, जब भी उनका जो लास्ट मोमेंट था, 1 महीना उनके साथ में रह के उनकी सेवा की। वो सेवा करने के बाद मुझे जो उनका ब्लेसिंग मिला है, उससे मैं हमेशा खुश रहता हूँ। और मैं कितना भी प्रतिकूल परिस्थिति या कोई भी संकट आए तो उसके अंदर हिलता नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, इंसान के ऊपर संकट आने के बाद वो संकट में से उसमें मौका ढूंढना चाहिए। जैसा कि अपन बाहर से आते हैं, घर में एक रूम बंद होता है, वहाँ सब अंधेरा दिखता है, तो 2 मिनट वहाँ अगर रुक जाओ तो वहाँ भी दिखना चालू हो जाता है। वैसा कोई भी अगर संकट, प्रतिकूल परिस्थिति आता है, हिम्मत हारने का नहीं, हिम्मत से सामने जाने का कोई ना कोई तो रास्ता निकलता ही है। और भगवान आपके साथ में रहता है ना, तो फिर प्रतिकूल परिस्थिति या संकट कोई चीज से डरने का नहीं। ये 2-3 चीज
मैंने मेरे जिंदगी में सीखा है। और सबसे बड़ी लास्ट मोमेंट ये है, कृतज्ञता होना चाहिए। आपके लिए किसी ने जो कुछ किया है वो कभी भूलना नहीं चाहिए। जबकि मेरे लिए मेरे सदगुरु जी वामनराव पै, यमुनाबाई काले, चैतन्य जोशी और श्रीकांत भट्ट, इन्होंने जो मेरे लिए किया, वो मेरे जीवन में जहाँ भी मौका मिले और कोई जरूरतमंद है उसके लिए मैं हमेशा लगन से, दिल से करने की मैं कोशिश करता हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो आई थिंक जितने भी हमारे व्यूअर्स ये पर्टिकुलर वीडियो देखेंगे तो ये उनको समझ में आएगा कि वो कितना इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपका। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, हम सिर्फ करंट देखते हैं कि आज ये आदमी का घर बार अच्छा है, बहुत अच्छे है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कोई एक ऐसा समय भी था ये आदमी का कि ये आदमी बहुत तकलीफ में था और वहाँ पे उसने हिम्मत नहीं थी। तो इट्स अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी जो आपने हमें बताई है। 100% हमारे व्यूअर्स को भी ये बहुत अच्छी लगेगी। और आप यहाँ आए, आपने समय दिया, तो हमारी तरफ से एक ये छोटा सा मोमेंट है आपके लिए। मैं मोमेंट तो स्वीकार कर देता हूँ, मगर उसके बाद एक जो सदगुरु की जो प्रेयर है वो प्रेयर मैं आपको बोलूँगा। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू। हे ईश्वर सबको सम्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। धन्यवाद। थैंक यू रमेश सर। थैंक यू।